इंडिया डेली पर अब खास कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें हम लगातार बात करते हैं विदेशी जो हमारे कनेक्शंस है उनको लेकर के। और आज जब हम बात करेंगे तो हम सवाल खड़े करेंगे कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला में क्या हो रहा है। इन दो जगहों में इस वक्त क्यों विरोध की जो चिंगारी है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। वेनेजुएला जो अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है इस वक्त एक नए विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। जी हां, अमेरिका और रूस के बीच कड़े टकराव की वजह है सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का संघर्ष। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका लगातार कहा जाता है कि वेनेजुएला के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अमेरिका वेनेजुएला पर लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे को उठा करके लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दबाव बना रहा है। वही रूस की बात करें, वो खुलकर मादुरो का समर्थन कर रहे हैं। निकोलस मादुरो वहां के राष्ट्रपति, जिनका समर्थन करते हुए रूस अब नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जब जंग के मोर्चे खुलते हैं तो रशिया कहीं ना कहीं जो अमेरिका के विरोध में लोग हैं उनके सपोर्ट में खुले तौर पर अपना कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आता है। ऐसे में जो ये सहयोग और आर्थिक मदद रूस प्रोवाइड कर रहा है इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे क्या वजह है? रूस क्या किसी दूरगामी नजर के जरिए वेनेजुएला के जरिए अमेरिका पर सेंध मारने की कोशिश कर रहा है? रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने ये साफ कहा है, साफ कर दिया है कि मॉस्को अमेरिका के वेनेजुएला में बल प्रयोग के खिलाफ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। उन्होंने अमेरिका से अपील भी की है कि वे बड़े पैमाने पर सैन्य दबाव को छोड़ दे ताकि स्थिति ना बिगड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की ओर अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी भी शुरू कर दी है, लेकिन ट्रंप को ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे कई देशों से विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रूस की बात करें तो हर मसल में कहीं ना कहीं हर मसले में वो अपनी कहीं ना कहीं सहभागिता निभाते हुए नजर आते हैं। रूस की जो मसल पार है मादुरो सरकार को पूरी ताकत दे रही है, समर्थन दे रही है। और निकोलस मादुरो ने भी देश की सुरक्षा को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है, अख्तियार किया है और अपनी सेनाओं को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला एक महाशक्ति टकराव का नया मोर्चा बनेगा? क्या इस संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा की कीमतों पर भी बढ़ेगा? अगर दोनों महाशक्ति आपस में भिड़ेंगी तो तेल कीमतें और ऊर्जा कारोबार पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? क्या भारत पर भी पड़ने वाला है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और खास मेहमान के साथ हम आज डिस्कशन इस मुद्दे को लेकर के करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ग्राफिक्स दर्शकों के सामने रख देते हैं जहां किस तरीके से देखिए वेनेजुएला एक नया जंग का मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। वेनेजुएला का ट्रंप प्रशासन पर क्या आरोप है, आरोप क्या लगा रहा है वेनेजुएला, ये हम सबसे पहले आपको बताते हैं। कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत में यूएस अभियान अभी जारी है, यानी हस्तक्षेप जो है अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं। देश में तख्ता पलट की अमेरिका की योजना है। अब देखिए अमेरिका जो है कई देशों की बात करें, स्पेशली जो कैरिबियन कंट्रीज है वहां पर तख्ता पलट की योजना बनाते रहते हैं। समय समय पर यह तस्वीर सामने आती है, चाहे वो कनाडा हो या अन्य देश हो। वहीं मादुरो ने ट्रंप पर युद्ध की जो साजिश है इसका आरोप भी लगाया है और ये बड़ा आरोप भी है। कहा जाता है कि वहां की जो लोकतंत्र है, वहां पर जो मानव अधिकार है, इन दो मुद्दों को लेकर के लगातार जो अमेरिका है वो घेरता आया है। मादुरो ने ट्रंप पर युद्ध की जो कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच है इसको लेकर के भी लगातार कोशिश की है। साथ ही अब आपको बता दें वेनेजुएला के साथ रूस अब खड़ा हो चुका है। रूस ने खुलकर समर्थन किया है कि इस स्थिति में रूस वेनेजुएला के साथ है। वेनेजुएला में बल प्रयोग को लेकर के भी जानकारी मिली। साथ ही अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य दबाव को छोड़ दे। अब ये भी कहा है कि देखिए अमेरिका बाज आ जाए इस हरकत से, वरना देखिए किस तरीके से जो परेशानी है वेनेजुएला की वजह से अमेरिका को भी झेलनी पड़ सकती है, सुपर पावर को झेलनी पड़ सकती है। रूस वेनेजुएला की हर मदद के लिए पूरी तरीके से दमखम के साथ खड़ा है और समर्थन देगा मादुरो सरकार को। तो ऐसे में रूस, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। अब देखिए ये जो मोर्चा खुला, आप देखिए ये कंट्रीज रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस के तमाम जो है समय समय पर विरोध यहाँ पर अमेरिका का, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, आंतरिक कलेश को लेकर के हो, ग्लोबल मैटर्स को लेकर के हो, ये जो तमाम देश है मुद्दे उठाते आए हैं अमेरिका के विरोध में, चाहे वो टैरिफ का मामला हो या अन्य केसेस हो। तो वेनेजुएला के साथ अब रूस पूरी तरीके से दमखम के साथ खड़ा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में टकराव की जो स्थिति है, ये जो बैटल ग्राउंड खुल रहा है, ये बैटल ग्राउंड क्या रहा है?
कैरिबियन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती में अपने सैनिकों, हथियारों और सैन्य उपकरणों की विशाल तैनाती शुरू कर दी है। कह कौन रहा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला ये ऐसा देश है जिसमें कहा जाता है कि अगर अमेरिका चाहे तो खाकर पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाएगा और ढकार भी नहीं मारेगा। वेनेजुएला इतना छोटा है, अमेरिका सुपर पावर के सामने टिकने की नहीं है हैसियत, लेकिन रूस क्योंकि खुलकर समर्थन कर रहा है, आर्म सप्लाई कर रहा है, ऐसे में वेनेजुएला को पूरी सपोर्ट मिल रहा है। वहीं जो ये कैरिबियन सागर में हलचल हो रही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला में जो ये टकराव है, इसमें अब ग्लोबल फ्रंट पर भी तमाम जो देश है वेनेजुएला के सपोर्ट में आ रहा है। और ऐसे में मध्य प्रांत में भी अगर कहें, वहां पर भी हलचल निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका वेनेजुएला में जो टकराव हो रहा है, देश की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रिजर्व बल बुधवार को बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जारी है। ये व्लादिमीर प्रादिनो लोपेज यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है वेनेजुएला की तरफ से कहा गया है और साफ कर दिया गया है कि वेनेजुएला पीछे हटने वाला नहीं है। यदि मां शक्ति से लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे और वेनेजुएला जो है मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो ये सवाल हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप चलिए मैप के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि जो टेंशन है वो है कहाँ। आपको नजर आ रहा होगा ये जो क्षेत्र है ये वेनेजुएला, और इसके साथ साथ जो लगता है वो गियाना लगता है, जहां पर लगातार इस तरीके की जो गतिविधियां है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर कैरिबियन प्रशांत में अगर कहें ये जो कैरिबियन जोन है, यहाँ पर भी जो नौसेना के जो युद्धपोत है अमेरिका ने भेज दिए हैं। ऐसे में अमेरिका जो टेंशन क्रिएट करना चाहता है इस वेनेजुएला में, ये जो आपको ये रीजन नजर आ रहा होगा कितना छोटा रीजन है, इसी रीजन में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश सुपर पावर अमेरिका कर रहा है। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि वेनेजुएला में इतना इंटरेस्ट क्यों है अमेरिका को? वेनेजुएला में आखिर ऐसा क्या है? क्या सिर्फ लोकतंत्र और यहाँ पर मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के ही अमेरिका इंटरेस्टेड है? जवाब में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा तेल भंडार है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर लोगों को, अमेरिकन को इसी में है। साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से देखिए लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं और जब हम डिस्कशन करेंगे, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ये इंटरेस्ट दिखा रहा है अमेरिका। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। पीछे तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए सबसे पहला सवाल यूके देवनाथ सर मैं आपसे ही पुटअप करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि पहले रशिया यूक्रेन का जो वॉर की स्थिति थी, जो दोनों के बीच में टेंशन्स थी, अभी वो समाप्त नहीं हुई है। मध्य रीजन में अभी समाप्त नहीं हुई है, इंडो पाक अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन एक और नया फ्रंट खुल गया है सर। जी हाँ ऋतु, हो ये रहा है कि 60 के दशक से ही फिदेल कास्त्रो ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वेनेजुएला भविष्य में, उन्होंने ये भविष्यवाणी आज से 70 साल पहले कर दी थी कि अगर वेनेजुएला में केले उग रहे होते तो अमेरिका कभी वेनेजुएला की तरफ नहीं देखता। लेकिन वेनेजुएला के लोगों का सौभाग्य है या कहें तो दुर्भाग्य है कि वहां जमीन के नीचे कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। इसलिए अमेरिका की नजर हमेशा से ही पिछले 100 साल से, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वेनेजुएला पर रही है। लेकिन वेनेजुएला जो है हमेशा नाना कारणों से अमेरिका से दूर रहा है, या तटस्थ रहा है, या रूस के ज्यादा करीब रहा है। इसीलिए अमेरिका में जो भी शासन आती है वो हमेशा कोशिश करती है कि वेनेजुएला में जो सरकार है अगर वो अमेरिका के साथ रहती है तो बढ़िया, और अगर तटस्थ है या रूस के साथ रहती है तो वहां किस तरह से एक आंतरिक कलह पैदा की जाए, गृह युद्ध करवा दिया जाए। इसी कोशिश के तहत अभी अमेरिका वेनेजुएला से निकोलाई मदुरो की जो सरकार है उसको टॉपल करना चाहता है। हाँ। इसी कोशिश में उन्होंने वहां पर उनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरार्ड फोर्ड, उसको हाँ। भेज दिया है। और पिछले एक महीने में करीबन 15 वेनेजुएल नावें जो कि कैरिबियन सी में जा रही थी उनको डुबा दिया गया है। अमेरिका दावा ये करता है कि इन नावों के जरिए वेनेजुएला के जो ड्रग स्मगलर्स हैं
वो अलग अलग तरह के ड्रग्स जैसे कोकीन, हैश, इनको पर अमेरिका सर में मुझे लगता एक्सपोर्ट नहीं है करते वहां हैं। पर कोकेन, ऐश, ये जो तमाम मुद्दे आप उठवा रहे हैं, इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक अमेरिका को है? अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहां पर ट्रम्प है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है वहां पर कि वहां पर नार्को टेररिज्म हो रहा है या क्या हो रहा है, उनसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जब ग्लोबल फ्रंट पे बात की जाती है अनुज माथुर सर, ये कहा जाता है कि अमेरिका ये पोर्ट्रे करता है कि वेनेजुएला वहां पर नार्को टेररिज्म का एक बड़ा अड्डा बन गया है। लेकिन जैसा कि मैं यूके देवनाथ सर से भी कह रही थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता सर, जैसा उन्होंने मेंशन भी किया कि केले के वहां पे बागान तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसमें क्या है, वेनेजुएला अपने तेल के भंडारों और अपने प्राकृतिक संसाधनों की वजह से दुनिया के बहुत समृद्ध देशों में से एक हुआ करता था। हम्म। समृद्धि किसी दूसरे देश की कई लोगों को समझ में कम आती है हम्म। और उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से वेनेजुएला में कई शक्तियों के द्वारा राजनैतिक अस्थिरता पैदा की गई। ये राजनीतिक अस्थिरता, मुझे नहीं लगता कि उनकी डोमेस्टिकली प्रोपेल्ड है। इस हम्म। राजनीतिक अस्थिरता को पैदा किया गया ताकि वहां की जो आर्थिक संपन्नता है उसको कम किया जा सके और उसकी वजह से वेनेजुएला को दूसरी शक्तियों के ऊपर निर्भर होना पड़े। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इनपुट है जिसको कि हमको समझने की आवश्यकता है। और अब एक चीज जो देखने के, जो बाकी देशों को भी समझना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता आपको कहां से कहां ला करके छोड़ सकती है। इस प्रकार की अस्थिरता की वजह से आज वेनेजुएला एक बहुत मुझे लगता है बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं कहूंगा, लेकिन संपन्न देशों में से नहीं कहा जा सकता हम्म। उसको। अब जहां तक सवाल अमेरिका का है, ये बिल्कुल क्लियर है ऋतु कि अमेरिका का इंटरेस्ट वेनेजुएला में दो है। पहला, वेनेजुएला की प्राकृतिक संपदा और तेल। दूसरा, वहां वेनेजुएला को रूस और चीन के इन्फ्लुएंस से, वहां पर रूस और चीन का इन्फ्लुएंस कम करना। अब मैं बताता हूं, आप नार्को टेररिज्म की बात कर रही हैं। जी। आपको अमेरिका जैसी महाशक्ति को अगर नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना पड़े, 5 स्क्वाड्रन उसको F-22 फाइटर्स की वहां पर लगानी पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एक बात किसी किसी भी गले उतरने वाली बात है। सोच की निश्चित बात है रूप सर, से फिर अपने अमेरिका आप पर कहीं ना ऋतु, कहीं रिसर्च करने बिल्कुल की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल कंप्लीट दबाव कीजिए। बना रहा है अमेरिका। और अमेरिका ये चाहता है कि मादुरो को हटा करके उनका पपेट वहां पर गवर्नमेंट चलाए ताकि वो हम्म। अपना उल्लू सीधा कर सके। और इसी को इतना दबाव में डाला जाए कि ये आपकी शर्तें मानने पर मंजूर हो जाए। लेकिन एक कोई बात मैं बता दूं कि रूस और चीन, ये इट्स सुपर पावर राइवलरी ऋतु, और रूस और चीन इसको इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। रूस ने ऑलरेडी मिसाइल्स वहां पर डिप्लॉय करने की खबरें हैं। वहां पर रूस के S-300 दो एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। चाइना, क्योंकि चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। चाइना हम्म। वो तेल के बदले ऋण करके एक उनकी उनकी स्कीम है शी जिनपिंग की वेनेजुएला के साथ, और वो उनसे तेल लेते हैं। और वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का, वेनेजुएला से तेल का खरीदार चाइना है, और चाइना वहां से तेल लेता है, उसके बदले में वेनेजुएला को ऋण देता है। तो ये तमाम चीजें हैं। और ये अगर अमेरिका वहां पर अपना बल प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो ये एक बहुत ज्यादा अगली टर्न लेने की इसकी मुझे लगता है संभावना बन रही है। और चीन, और यही वजह है, देखिए उनके अपने मित्र कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, और इन्होंने सब ने इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो G7 का लेवल हो या कोई और लेवल हो, इसका विरोध किया है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है अमेरिका को कि जब आपके अपने लोग, अपने मित्र इसका विरोध कर रहे हैं और हम्म। बाकी दूसरी महाशक्तियां इसमें शामिल होने की गुंजाइश सर है, खुल के तो अगर हम आपको देखें, दो हाँ तीन फ्रंट्स ऐसे हैं अमेरिका के भीतर, अमेरिका के अगर कहें कैरेबियन ब्रांच में भी अगर हम निकालें, एनालाइज करें, कनाडा की बात कर ले, गुयाना की बात कर ले, या फ्रांस की बात कर ले, ये तमाम वो देश है जो कई मोर्चों पर खुलकर विरोध भी किया अमेरिका का। कई मोर्चे हैं ऐसे, अगर हम कहें अब टैरिफ का मामला हो, ये तमाम अन्य जो केसेस हो,
इन तमाम मुद्दों को लेकर के अमेरिका को घेरा है। और इस वक्त हमारे साथ शिवदान सर भी जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, आपने ज्वाइन किया है इसके लिए भी थैंक यू। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा शिवदान सर आपसे ये ही रहेगा और इसके बाद मैं ये जानकारी, ये रिएक्शन यूके देवनाथ सर से भी चाहूंगी कि सर ये शिवदान सर ये क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, रशिया इतना इंटरेस्टेड क्यों है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ किस तरीके से उसका कहीं ना कहीं दो हाथ किस तरीके से कर रहा है, इंटरेस्ट रशिया क्यों ले रहा है? रूस और अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी है। हाँ। आपको याद होगा शीत युद्ध के टाइम में रूस का यूएसएसआर का अलग एक ग्रुप था, वार्सा संधि के नाम से था, और अमेरिका जो था दूसरे नाटो ग्रुप के साथ में था। इस प्रकार से पूरे शीत युद्ध समय में दोनों का पूरा कन्फ्रंटेशन चला है, जगह जगह इनका कन्फ्रंटेशन होता था इनडायरेक्टली। और अभी मैं देख रहा हूं कि जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और जगह जगह जो संघर्ष हो रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में हुआ था, इन सबको देख करके शीत युद्ध का एरा दोबारा से वापस आ रहा है दुनिया में। और यहां पर एक बात और नोटवर्दी है कि हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसी तरह अपना अस्तित्व खो रही है जैसे एक लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी 1939 तक। लीग ऑफ नेशन पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी और दूसरे युद्ध शुरू होने से पहले खत्म हो गई थी। इसी प्रकार से, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसलिए खत्म हुई थी कि वो दुनिया में शांति स्थापित करने में नाकाम रही थी, और इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ भी शांति स्थापित करने में नाकाम हो रही है जैसा कि नजर आ रहा है चारों तरफ। तो इसलिए मैं यही कहूंगा पूरे विश्व के जितने भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में शांति स्थापित करने में नाकाम रहा है। इसी को देखते हुए रूस ने अपना वेनेजुएला में अपना इंटरफेरेंस इसलिए बढ़ाया है कि वहां पर अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उसने अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम वहां एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका वेनेजुएला को अपने कब्जे में रखे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये दोनों महाशक्तियां जगह जगह अपना संघर्ष कर रही हैं और इससे जो है दुनिया में अस्थिरता पैदा हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं शिवदान सर, और इसी पर योगी देवनाथ सर से मैं रिएक्शन चाहूंगी। सर मैंने सवाल किया था कि रशिया इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, और इस मामले को अगर इधर हटाए, हम वेनेजुएला को हटा करके भी देखें, यूक्रेन का मुद्दा भी हम उठाते हैं तो रशिया के अगेंस्ट अमेरिका आ जाता है। ये तो हम लोग देख रहे हैं दोनों फ्रंट्स पर हो रहा है। जब यूक्रेन के साथ रशिया वॉर में होता है तो अमेरिका भी सपोर्ट करता है यूक्रेन को, अब यहाँ पर वेनेजुएला को रशिया कर रहा है। ये जो दो फ्रंट्स खुल रहे हैं, और जैसा कि शिवदान सर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो फेलियर दोनों का है ना। जी हाँ रितु जी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने यूरोप में नेटो का विस्तार करना शुरू कर दिया। नेटो को पहले बनाया, फिर उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। अब रूस को लगा कि नेटो देशों में अमेरिका अपनी एयरफोर्स को और नेटो देशों में अमेरिका अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइलें तैनात कर रहा है। ये मैं 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक की बात कर रहा हूं। तो एज ए काउंटर मेजर रशिया ने भी कोशिश की कि अमेरिका के पास वो अपनी सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करें। और 1962 में रूस ने वाकई क्यूबा में अपनी मिसाइलों को लगा दिया। अब क्यूबा जो है महज कुछ 100 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, और अमेरिका बहुत नाराज हुआ और अमेरिका ने क्यूबा को घेर लिया और फिदेल कास्ट्रो को कहा कि तुरंत इन मिसाइलों को हटाओ। अमेरिका ने 1962 में तुरंत रशिया को भी कहा कि तुरंत इन मिसाइलों को हटाओ, नहीं तो अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा। और दबाव में आकर फाइनली कास्ट्रो ने और रशिया ने इन मिसाइलों को क्यूबा से हटा दिया। इस तरह का वन अपमैनशिप लगातार चलता रहा है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि पनामा को भी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे, क्योंकि वहां से पनामा कैनाल जाता है, जिसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ज्वाइन करता है। लेकिन पनामा की सरकार भी बीच बीच में अमेरिका से दूर चली जाती है और फाइनली उन्होंने पनामा कैनाल पर अपना एकाधिपत्य डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, इसके पहले भी होता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह ही दिया कि वह
कैनल को लेकर रहेंगे। अमेरिका में अब यूके देवनाथ सर वेनेजुएला में डोनाल्ड यही ट्रंप खेल है। हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो डिसीजंस होते हैं ये अपने आप में अलहदा होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, कई देशों को डाइजेस्ट नहीं होता, कई चीज़ें ऐसी आती है जो जो कंट्रीज है वो एनालाइज भी नहीं कर पाती। माथुर सर के पास मैं एक बार जाना चाहूँगी। माथुर सर ये देखिए, हम अगर एनालाइज करें तो अभी तो जो तस्वीर कुछ दिन पहले सामने आई थी, पुतिन से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते हैं, दोनों के बीच में ऐसी देखा जाता है ऐसा गठजोड़ है, जो बॉडी लैंग्वेज थी इसको एनालाइज जब ग्लोबल टर्म्स में किया गया तो ऐसा देखने को मिला कि जो दो फ्रंट्स है, दो सुपर पावर के तौर पर जो कंट्रीज है, उनके बीच अब सॉर्ट हो रहा है सब मामला। लेकिन अब अगर हम देखें, ये दो दो हाथ सामने से क्यों नहीं करते हैं, किसी देश का सहारा क्यों लेते हैं? ऋतु, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। जी। और अमेरिका ने, आप देखें, कोई भी युद्ध आज तक डायरेक्टली लड़ा नहीं है। और जहां जहां अमेरिका डायरेक्टली जाकर के कुछ उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, वहां से वो मार खा के वापस आया है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोरिया हो, जहां भी हो। तो ये बात उनको पता है, अमेरिका और रशिया दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को मिलिट्री उसमें कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। क्यूबन क्राइसिस, सर ने बिल्कुल साफ बताया दैट वो नियरेस्ट था जहां पर वो एक्चुअली एक दूसरे के आमने सामने आए थे, वो भी न्यूक्लियर हथियारों के, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स के साथ। तो ये मेरा मानना है कि ये लोग आपस में डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर एक देश के उनके अपने अपने एजेंडा है। रशिया का जो एजेंडा यूरोप में है वो अपना एजेंडा है। रशिया किस प्रकार से यूक्रेन को जाने नहीं देना चाहता, एक वो अपना शायद कहीं ना कहीं जो ओल्ड सोवियत ग्लोरी है उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। दो, जब उनको सोवियत संघ के विघटन के समय नाटो की तरफ से ये पूरा अश्योरेंस दिया गया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स। ऋतु, ये बिल्कुल फैक्ट है कि 1 इंच भी ईस्टवर्ड्स नहीं जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके 17-18 कंट्रीज को नाटो ने अपने आगोश में समेट लिया और अपने साथ मिला लिया। तो ये तमाम चीजें देख करके उनके अपने इंटरेस्ट हैं और अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। वो आपस में एक दूसरे से लड़ करके मुझे नहीं लगता कि उसको करेंगे। अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट वेनेजुएला में है, हमने उसके बारे में बात करके देख लिया, लेकिन रूस और चाइना, उनके अपने वेनेजुएला में, कैरिबियन में, ईस्टर्न पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने उनके वहां पर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। और जिस प्रकार की भाषा डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से बोल रहे हैं कि मैं मैक्सिको के साथ ये कर दूंगा, मैं पनामा कैनाल पे कब्जा कर लूंगा, तो ये तमाम चीजें इस चीज को उसमें ज्यादा फ्यूल डाल रही हैं उस फायर में कि वहां पर परिस्थितियां जो है वो बिगड़ रही हैं। कोई भी दूसरा देश नहीं चाहता। चाइना, इतना मैंने बताया आपको कि कैसे ट्रेड में डिपेंडेंट है और ट्रेड उनका लगातार वेनेजुएला के साथ है। वेनेजुएला का तेल और प्राकृतिक संपदा का भंडार ही सबसे बड़ा कारण है। यानी कि कुल मिलाकर अगर निकाला जाए इसका सम अप, तो ये है कि सामने से करना नहीं चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली एक सॉफ्ट वॉर के तौर पर अंदर ही अंदर अंदरूनी पावर्स लगा करके किसी दूसरे ग्राउंड पे एक बैटल ग्राउंड बनाकर लड़ना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, माथुर सर। मैं यूके देवनाथ सर से इस पर रिएक्शन चाहूंगी। सर, आपसे भी सेम सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूँ बेहतर एनालिसिस के लिए। माथुर सर ने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि यहाँ पर एक दूसरा जमीन खोज रहा है, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो। अब ये इसका शिकार वेनेजुएला बने, यूक्रेन बने या अरब में कोई कंट्री बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामने से आकर दोनों ही देश नहीं लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, हो ये रहा है कि अमेरिका हमेशा चाहता है कि दक्षिण अमेरिका पर जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिन पे पहले पुराने समय में स्पेन का राज था, उन पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहे। अमेरिका इस डॉक्ट्रिन को नाम देता है मुनरो डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका में चाहे किसी की भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये निश्चित करना पड़ेगा कि पूरा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो कंटिनेंट है, वहां पर सिर्फ अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो और दुनिया का कोई भी दूसरा देश, पहले शुरुआती दौर में यूरोप के देश जैसे इंग्लैंड या बाद में रूस और अब चीन आकर ना बैठ जाए। इसी मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेज को दक्षिण अमेरिका की तरफ लगाता है।
ब्राजील है, अर्जेंटीना है, इनको या तो न्यूट्रल रखा जाता है या ये हमेशा अमेरिका के साथ रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका वहां पर CIA और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करके आंतरिक गृह युद्ध भी करवा देता है, सत्ता पलट कर देता है। इन सब देशों में अगर आप देखें, चिली है, बोलीविया है, ब्राजील है, पिछले 100 साल में कम से कम 3-3, 4-4 बार मिलिट्री ने वहां विद्रोह किया है। एंड ज्यादातर समय जब इन देशों में मिलिट्री ने विद्रोह किया है वो अमेरिका यानी CIA की शह पर किया है। अमेरिका चाहता है कि अब चीन जो है आने वाले दशकों में उसका सबसे बड़ा कंपटीटर है दक्षिण अमेरिका में। चीन का इंटरेस्ट क्या है दक्षिण अमेरिका में? एक, दक्षिण अमेरिका के खनिज पदार्थ। दूसरा है, चीन को मालूम है कि भविष्य के दशकों में या आने वाले सदियों में एंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव का जो रास्ता है उसके लिए चीन को एक फुटहोल्ड चाहिए। चीन को दक्षिणी ध्रुव यानी एंटार्कटिक की तरफ जो फुटहोल्ड चाहिए कहां से मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलेगा, भारत से नहीं मिलेगा, साउथ अफ्रीका इसमें राजी नहीं हो रहा है ज्यादा। तो दक्षिण अमेरिका के देशों में चीन एक फुटहोल्ड चाहता है ताकि जब आज से 50 साल या 100 साल के बाद एंटार्कटिका में समुद्र के नीचे या बर्फ के नीचे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनका दोहन शुरू हो तो चीन को भी उसका एक हिस्सा मिले। तो चीन को दक्षिण अमेरिका के किसी देश में, वेनेजुएला में एक फुटहोल्ड चाहिए। जी रितु जी। बिल्कुल योगी देवनाथ सर, आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स तो चीन के हमेशा से रहे हैं और हर मुद्दे पर दो राय होती है चीन की, कभी भी एक बीच का रास्ता नहीं निकालता है चीन, और चीन हमेशा दो फ्रंट्स पर खेलने की कोशिश करता है, दोनों ही जो पार्ट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और यहीं पर मार खा जाता है चीन। संजीव श्रीवास्तव सर भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। सवाल आपसे मेरा इसी को लेकर के है, ये क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जब तक इसकी तह पर हम नहीं जाएंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा कि ट्रंप और रशिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है दूसरे बैटल ग्राउंड्स को सर्च करने के लिए। और अगर कहे क्या सुपर पावर इतना बड़ा फेलियर है क्या कि वेनेजुएला जैसे देश को कहीं ना कहीं उसके कंधे पर बंदूक रख के रशिया को टारगेट करे? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, आपके दर्शकों को भी। और देखिए, ये जो पूरी कवायद अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वेनेजुएला के विरुद्ध की जा रही है, जिसमें कि उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग को उसका एक प्रिटेक्स्ट बनाया है, उसका आधार बनाया है। लेकिन अगर इसके आपने तह में जाने की बात कही या इसके मूल कारणों की बात कही तो उसका जो एक आंसर है वो है रिजीम चेंज। अमेरिका की जो रिजीम चेंज की जो एक सोच रहती है, अमेरिका अपने राष्ट्र के संदर्भ में जो भी उसको ऐसी रिजीम्स लगती हैं कि जो उसके विरोध में कार्य कर रही हैं, उसको जायज है कि वो पहले भी बदलने की साजिशें रचता रहा है। और उसमें अमेरिका की जो CIA है और वहाँ की खुफिया एजेंसी, अन्य जो देशों की भी, अगर कोल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अन्य देशों की भी खुफिया एजेंसीज भी अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो एजेंसीज थी वो कार्य करती थी। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो निकोलस मदुरो, जो कि जिनको कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एडवर्सरी के तौर पर देखते हैं और उन्हें हटाने के संदर्भ में उनके विचार स्पष्ट रूप से दिखते हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी जो कवायद है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रिटेक्स्ट के आधार पर एक रिजीम चेंज को करने की कवायद है। लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई यदि अमेरिका करता है तो अमेरिका को काफी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान विश्व में जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है, एक नए न्यू कोल्ड वॉर की जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं, उसके जो कुछ पार्टनर्स, जाहिर उसमें भारत शामिल नहीं है, तो वो एक में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और संभव है कि वेनेजुएला भी उसमें ज्वाइन करे। तो ये जो पूरी और ये शीत युद्ध जब आप जिक्र कर रहे हैं, मैं माथुर सर से इसे समझना चाहूंगी, शीत युद्ध की जब हम बात करते हैं, जी कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। हाँ, तो एक जो नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और ऐसे में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यदि कोई वेनेजुएला के ऊपर कोई हमला किया जाता है
तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े ही गंभीर रूप में सामने आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहां कहीं भी मौका मिलता है वो अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने से चूकते नहीं है, चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन हो, चाहे वो यूरोपियन थिएटर में हो यूक्रेन रशिया युद्ध के तौर पर, या अफ्रीका में हो वैगनर आर्मी के माध्यम से, या अब लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका के बिल्कुल नजदीक जाकर के वहां पर भी अगर रशिया को यह मौका अमेरिका दे रहा है तो जाहिर है कि ये अमेरिका अपने लिए बड़े चैलेंज को इन्विटेशन दे रहा है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का हमने संदर्भ देखा ही है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, और अमेरिका जो अपनी मोनरो डॉक्ट्रिन वाली जो सोच है उस पर अभी भी चलता है और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को मानता है कि वो उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें कोई नहीं आना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन अमेरिका ने 600 बेसेस बना करके दुनिया भर में अपने बेसेस स्थापित कर लिए हैं, लेकिन अपने पास कोई नहीं आना चाहिए। तो ये जो अमेरिका की जो सोच है वो अपनी जो सोच वो एक कन्फ्रंटेशन को पैदा करेगी। और रिजीम चेंज, देखिए ऋतु जी एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, रिजीम चेंज को कराने का अमेरिका का जो हाल का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो इराक में देख लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान में देख लीजिए। इराक में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो रिजीम चेंज कराने के लिए और सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंकने के लिए जो कार्रवाई की, उसका परिणाम हुआ कि वहां पर आईएसआईएस जैसा एक बड़ा खतरनाक संगठन पैदा हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिका वहां से रातों रात उसको छोड़ करके भागना पड़ा। और उसी तरीके से यदि वेनेजुएला में अमेरिका ने रिजीम चेंज को करने का, भले से उसका प्रिटेक्स्ट कुछ भी हो, इराक में तो न्यूक्लियर वेपन्स थे और यहाँ पर ड्रग्स है। इराक में सद्दाम हुसैन के संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, और वही यहाँ पे ड्रग्स के संदर्भ में वो एक्शन ले रहे हैं। तो उसका जो परिणाम होगा वो एक बहुत ही गंभीर रूप से सामने आ सकता है। और रशिया तो ऐसी सिचुएशन का लाभ उठाएगा, और रशिया ने अपनी वैगनर आर्मी को भी कभी पीछे हटेगा नहीं सर, क्योंकि किया तो अमेरिका ने भी यही है ना। और जिस शीत युद्ध की आप बात कर रहे हैं वही शीत युद्ध कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर हम कहें तो शुरू भी हो चुकी है, उसकी पहल हो चुकी है। और माथुर सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ये बात तो स्पष्ट है, पूरी तरीके से क्लियर कट है कि वेनेजुएला या निकोलस मादुरो इस तरीके से केपेबल नहीं है कि सुपर पावर से लड़ पाए। यानी कि रशिया पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स दे रहा है, और हो सकता है कोई और फ्रंट भी हो जो हेल्प कर रहा है। क्योंकि सुपर पावर एक ऐसा, अगर अमेरिका से लड़ाई होती है वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला को इस तरीके से वो अमेरिका खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा सर। इतना छोटा देश है सुपर पावर के आगे। देखिए ऋतु, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। छोटा बड़ा देश से आप देखें कि रूस के मुकाबले यूक्रेन कितना बड़ा देश है। राइट। उसको आप छोड़िए, जो हमास है वो तो देश भी नहीं है, उसके कोई रेगुलर फोर्सेस भी नहीं है, उसके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है, कोई नेवी भी नहीं है, बावजूद उसके वो 2.5 साल से अमेरिका और इजराइल के नाक में दम करके रखा हुआ है उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक सवाल अमेरिका के वहां पर आकर के फिजिकली वहां पर कोई एक्टिविटी करने का है, वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सफल हो पाएगा। ये एक अफगानिस्तान जैसी एक स्थिति वहां पर क्रिएट हो सकती है अगर अमेरिका ने वहां मिलिट्री इंटरवेंशन किया। और जैसे 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में बैठे रहे और उसके बाद वहां से उनको दुम दबा करके भागना पड़ा, वही परिस्थिति यहां पर भी हो सकती है। लेकिन अब मैं बताता हूं, जब शीत युद्ध की बात हम कर रहे हैं, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वो शीत युद्ध चल रहा है। और वो शीत युद्ध चल रहा है अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक धड़ा, और दूसरा धड़ा क्रिक, जिसको हम कह सकते हैं चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कुछ और छोटे मोटे देश, और उनके में लगातार ये शीत युद्ध जैसी परिस्थिति आ रही है। आप देखें, चाहे वो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, या कोई भी वर्ल्ड का रीजन हो, वहां पर इन दोनों धड़ों के बीच में आपको टकराव तो नहीं, कंपटीशन आपको नजर आएगा। अब यहां जहां तक सवाल वेनेजुएला का है, ये मैं पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था कि रूस से ज्यादा वहां इंटरेस्ट चीन का है, क्योंकि चीन जो है वहां के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और मेरा ये मानना है कि उनका और भी बहुत सारे, अब चीन ने इतना ऋण उनको वेनेजुएला को दे रखा है। एक सेकंड और, रशिया को दिक्कत क्या है? अरब कंट्रीज से ले ले, तेल ही तो चाहिए। वेनेजुएला और अरब कंट्रीज भी तो दे रहे हैं। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो अब उसमें वो एक और चाइना की परेशानी है, वो ये है कि अगर
पूरी तरह से वेनेजुएला का के ऊपर आघात होता है, तो इतना बड़ा ऋण वेनेजुएला के ऊपर है चीन का, उसकी रिकवरी कहां से होगी? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर सिर्फ अमेरिका एक स्टेक होल्डर नहीं है, वहां पर बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। और जहां तक सवाल, जैसे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में किया या कहीं कुछ किया, अमेरिका ने जहां जहां भी हमला करने का प्रयास किया है, अभी नार्को टेररिज्म का बहाना वो लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछ के आपसे प्रश्न करता हूं कि जो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है, वो तो आइडेंटिफाइड ओपीएम का के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और वो आइडेंटिफाइड नार्को टेररिज्म के अड्डे हैं। उस पर अमेरिका क्यों नहीं हमला करता? वो जाकर के लाओस में या थाईलैंड में या म्यांमार में क्यों नहीं अपना हमला करता इस बहाने से? या अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के गोल्डन क्रेसेंट में क्यों नहीं करता? वहां इंटरेस्ट नहीं है उनका इस बले। ये आपको बताओ, बिल्कुल दिस इज एन एक्सक्यूज, और वो वहां पर दबाव डालना चाह रहे हैं वेनेजुएला पे। पहली बात, वहां पर अपना एक पपेट सरकार बनाने के लिए, और दूसरा वेनेजुएला के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए। मुनरो डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो जो कॉलोनाइजेशन, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था, 1823 की डॉक्ट्रिन है ये, बहुत पुरानी, और जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकाज में, इट इज नॉट ओनली साउथ अमेरिका, इट इज बोथ द अमेरिकाज में कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, और उसके एवज में अब यूएस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को सिक्योरिटी गारंटी और समथिंग, उनका आपस में लेन देन इनके बारे में हुआ था यूरोपियन नेशंस के साथ। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है, और वो आज भी इसी चीज पर पूरी तरह। लेकिन रूस और चीन एक जबरदस्त सुपर पावर राइवलरी, जो मैंने आपको कहा, वो वहां पर है, और कोई भी मिलिट्री मिसएडवेंचर, ये भी देखना पड़ेगा। अगर ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करें, वहां पर भी कोएडजेसेंट है। रशिया और चीन जो है, दे शेयर मेनी थिंग्स, और ऐसे में ये फैक्टर भी डिनायल मोड में नहीं हम जा सकते कि जो दोनों ही सुपर पावर्स है, चीन, अमेरिका, रशिया, ये तीनों ही अपने आप में ही ये दे आर प्लेइंग विद इन देमसेल्व्स, और ये इनकी जो खेल है, ये जो अंदर ही कला है, ये सॉर्ट नहीं हो पा रही है, ये ही नहीं सुलझ पा रही है, और इसका शिकार वेनेजुएला, यूक्रेन और बाकी जो कंट्रीज है वो हो रही है, बिकॉज वहां पर दे आर फॉलिंग प्रे टू दीज सुपर पावर्स। शिवदान सर के पास मैं एक बार जाना चाहूंगी। शिवदान सर, अमेरिका वही है ना, वही कहा जाए सुपर पावर है जिसने भारत पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की क्रिएट किया था। और अगर टैरिफ की हम बात करें, टैरिफ के दौरान साफ साफ कहा था कि यदि भारत जो है रशिया से तेल लेता है तो टैरिफ और ज्यादा बढ़ेगा, और वो बढ़ता हुआ दिखाई भी दिया था। लेकिन वो शायद भूल गए कि ये यूक्रेन नहीं है या ये कोई और देश नहीं है, भारत पीछे नहीं हटने वाला है। जवाब दिया था, कहा था कि लगाइए जितने टैरिफ आपको लगाने हैं, और ट्रंप चाहे जितने भी डिसाइसिव मोड में चले जाए, कितने भी डिसीजंस भारत के अगेंस्ट ले ले, भारत कदम पीछे नहीं रखेगा। शिवदान सर, देखिए, इस वक्त मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब पुराना भारत नहीं है ये जी। अब भारत एक महाशक्ति बन चुका है। दिखा दिया सर, टैरिफ फॉर्म में भी दिखा दिया। टैरिफ का जो सोचा था ट्रंप ने कि मैं इतना टैरिफ लगा करके मैं भारत को डरा दूंगा, तो भारत ने वो टैरिफ का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, और भारत ने दिखा दिया कि तुम कितना भी टैरिफ बढ़ा दो, हम फिर भी सर्वाइव करेंगे। अमेरिका की एक पॉलिसी ये रही है कि अपने इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, उसे ये परवाह नहीं है कि दूसरा देश बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान जिस स्थिति में आया है वो केवल अमेरिका के कारण आया है। आपको याद होगा, रूसी सेनाएं जब अफगानिस्तान में आई थी, तब अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। क्या कोई सभ्य देश ऐसा करेगा दूसरे देश के साथ में कि उसकी पूरी नौजवान पीढ़ी को आतंकवादी बना करके और दूसरे देश में भेज दिया? आज पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि उनकी युवा पीढ़ी उस वक्त 80s में, जो आज के टाइम में उस आर्थिक ढांचा को तैयार करने की कैपेबिलिटी थी। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरे दक्षिण एशिया में अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए उसने पाकिस्तान को अपना बेस बनाया और पाकिस्तान को तरह तरह की हरकतों में डाला। आज पाकिस्तान बर्बाद केवल अमेरिका का कारण है, यदि कोई इसका इन्वेस्टिगेशन करे तो। और अभी पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री रूल स्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका ने अचानक वहां के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उसको पहले फील्ड मार्शल बनवाया है
और अब वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अमेंडमेंट किया जा रहा है कि जिससे कि वो आज से पुनीत का सर, अगले लेकिन लंबे शिवदान समय तक सर, पूरा इन्फ्लुएंस आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान है सर, वहाँ की कूटनीति, वहाँ की राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात करना भी बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से पहले से ही कहा जाता है कठपुतली है कई देश की, चाहे चीन की बात करें, वहां से कर्ज ले लेते हैं। एक और ऐड करना चाहता हूँ, जी 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 बिल्कुल, यही कुछ अमेरिका वेनेजुएला में भी करना चाहता है। हर जगह वो अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है। इसी के कारण आज विश्व में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये जो दूसरी महाशक्ति है रूस और चीन, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि अमेरिका अननेसेसरी किसी देश में जाकर के इंटरफेरेंस करे और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। इसलिए मैं यही कहूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि इस तरह की स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए और इन मुद्दों को खुले तरीके से डिस्कस किया जाए और उसको कैसे हम रोके दुनिया में इन पॉइंटर्स को हाईलाइट करना, इन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी जरूरी है। लेकिन यूके देवनाथ सर, इसका असर क्या होगा, भारत पर भी पड़ेगा क्या वेनेजुएला का असर? और यूक्रेन का हम जब देख रहे थे तो पूरे देश, पूरी दुनिया जो है अलग अलग फ्रंट्स खुले, कोई यूक्रेन के समर्थन में, कोई रशिया के समर्थन में, लेकिन भारत जो है उसने अपना पॉइंट क्लियर रखा था। उसने ये कभी नहीं बोला कि हम रशिया के अगेंस्ट है या यूक्रेन के अगेंस्ट है। हालांकि दोनों देशों के बीच किस तरीके से मध्यस्थता हो सके, वापस से रिश्ते सुलझ सके, इस और वो कहीं ना कहीं भारत अग्रसर नजर आया है। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत बहुत मजबूत देश है। शुरुआती दौर में भी अगर हम देखें, आज़ादी के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत दबाव डाला था कि हम सीएटो, सेंटो ऐसा कोई अमेरिकन ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमने नहीं ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1971 के युद्ध के दौरान भी हमने क्लियरली देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिए, सेबर जेट दिए और अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भेज दिया जी। उसके बाद भी दर्जनों ऐसे मौके आए जब अमेरिका ने भारत विरोधी कार्रवाइयां की। अभी भी दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हुआ है भारत के ऊपर, ये तो चीन से भी ज्यादा लगाया हुआ है। तो कुछ गलतफहमी में हम भारतवासियों को नहीं रहना चाहिए। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को कमजोर किया जाए, इसीलिए भारत सरकार ने अभी फिलहाल बातचीत के जरिए इस टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, होता यह है कि भारत की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है। अमेरिका का मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूं दर्शकों को, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा। 1953 के दौरान अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट कर दिया। ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड के जो तेल निकालने वाली कंपनियां थे उन पर टैक्स लगाया और तुरंत उसका तख्ता पलट कर दिया गया। 1954 की बात है, अमेरिका ने ग्वाटेमाला में सीआईए के द्वारा एक, आप हिस्ट्री को लेकर खंगाल रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास के पन्नों को जब आप टटोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे तख्ता पलट का जिक्र आपने किया, कोशिश तो यही अभी भी है वेनेजुएला के। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है सर, मैं माथुर सर से एक रिएक्शन चाहती हूँ इसी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, इसी डॉट को कनेक्ट करते हुए। माथुर सर, ये कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अमेरिका जो है उस तरीके की हरकत समय समय पर करता आ रहा है कि वो चोर की दाढ़ी में जो तिनका है वो नजर आ जाता है। हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हम बात करते हैं नार्को टेररिज्म की या तख्ता पलट की, वहां पर तख्ता पलट को लेकर, लोकतंत्र के इस्टेब्लिश होने को लेकर के ट्रंप इतना इंटरेस्टेड तो नहीं हो सकते। यानी कि ये साफ होता है कि ये एक कोशिश है, ये एक प्रयास है पूरे ग्लोब पर राज करने की और एक तरह से एक पर्सपेक्टिव देने की, ये सुपर पावर है, अपने पावर का दमखम दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु। देखिए, अमेरिका का हमेशा से यही, अमेरिका के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, उनका अपना एजेंडा है और उनको उनके दोहरे मापदंड और दोगलेपन को पूरी दुनिया जानती है। टेररिज्म की परिभाषा मिडिल ईस्ट में कुछ और है, यूक्रेन यूरोप में कुछ और है, साउथ एशिया में कुछ और है, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ और है। टेररिज्म, नार्को टेररिज्म का मैंने बताया आपको कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और वेनेजुएला को वो खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, सबसे बड़ा अपना युद्धपोत वहां भेज दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और अपने आप को सोल सुपर पावर साबित करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आज दुनिया, तो क्या यूएन को पहल नहीं करनी चाहिए क्या सर? यूएन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्या? यूएन का भी तो फेलियर है ना।
मैं यही बता रहा हूँ, यूएन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि यूएन कोई भी संगठन जिसके पास टीथ पावर, उसको कोई भी काम है उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। एक भी कॉन्फ्लिक्ट यूएन आज तक रिजॉल्व पर कर नहीं सॉरी टू पाया। इंटरप्ट यू सर, और समय क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, ये डिस्कशन मैं चाहती थी और ज़्यादा हो, क्योंकि जो सुपर पावर है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिस्कस करने के लिए कि वेनेजुएला जिस तरीके से एक नया फ्रंट बन चुका है वॉर का, या यूं कहें कोल्ड वॉर शुरू भी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, और इसमें चीन जो है अपनी डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी के चलते कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि वेनेजुएला क्या वही कंधा साबित होता है जिस पर बंदूक रख के अमेरिका रशिया को टारगेट करना चाहता है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया डेली के साथ, और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।